हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमृत और मैं करेंटली आईआईटी कानपुर में पढ़ रहा हूँ सेकेंड ईयर में। और मैं वेस्ट बंगाल में रहता हूँ। वेस्ट बंगाल के अगर आप कोलकाता रीजन के थोड़े ऊपर साइड जाओगे तो वहीं पे मैं रहता हूँ। तो आज आज हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स का जो बैक साइड एक्सरसाइजेज है वो सॉल्व करेंगे। और उससे पहले मैं पहले आपको 5 मिनट में इस चैप्टर का जो मेन पॉइंट्स है, लाइक जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो मेन पॉइंट्स है, जिस पॉइंट्स में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी, वो सारे पॉइंट्स जल्दी से कवर करूंगा। उसके बाद एक्चुअली इस चैप्टर में आप देखोगे, ध्यान से देखोगे तो सिर्फ आपको 2 या 3 फॉर्मूले हैं। उनको आप अच्छे से समझ लोगे, अच्छे से ध्यान रखोगे तो आपसे लाइक ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन, न्यूमेरिकल वाले तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे एटलीस्ट। तो सबसे पहले देखिए तो इस चैप्टर में क्या आता है। सबसे पहले आता है हमारा स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आता है, ठीक है। इसमें क्या है कि सबसे पहले हमें स्ट्रेस के बारे में, स्ट्रेस क्या होता है कि जैसे मान लो कि एक कोई ऑब्जेक्ट है हमारा, इसे हमने कुछ फोर्स लगाकर कंप्रेस किया, ठीक है। तो ये कुछ मान लो कि डेल एक्स अमाउंट से ये कंप्रेस हो गया। तो फिर जो ये ऑब्जेक्ट जो वापस जो फोर्स लगाती है, अपना जो ओरिजिनल स्टेट है उसे वापस गेन करने के लिए जो फोर्स लगाती है, उसे हम लोग स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। इसे हम लोग स्ट्रेस कहते हैं। और फिर स्ट्रेन क्या हो गया कि मान लो कि इसकी ओरिजिनल लेंथ कुछ थी एक्स, ठीक है। ओरिजिनल लेंथ इसकी एक्स थी और ये डेल एक्स से ये हो गया, जब हमने इस पे फोर्स लगाया ऊपर से डेल एक्स से ये थोड़ा छोटा हो गया, ठीक है। तो हम लोग स्ट्रेन क्या बोलेंगे, स्ट्रेन को हम लोग एक्चुअली डिनोट करते हैं एप्सिलॉन से। स्ट्रेन क्या हो जाएगा, डेल एक्स बाई एक्स। ये तुम्हारा स्ट्रेन हो जाएगा। और हम लोग स्ट्रेस को डिनोट करते हैं सिग्मा से। इसे हम लोग स्ट्रेस कहते हैं। और इसे एक्चुअली इसका फॉर्मूला होता है हमारा फोर्स अपॉन ये जो हमने फोर्स लगाया इस पे, और ये कितने एरिया पे लगाया। मान लो इसका एरिया कुछ ए था, ठीक है। जिस सरफेस पे हमने इस सरफेस पे लगाया फोर्स, तो इस सरफेस का एरिया ए था, तो फोर्स बाई एरिया। ये तुम्हारा हो गया स्ट्रेस और ये हो गया स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ, डेल एक्स बाई एक्स। और स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स फोर्स अप्लाइड, जितना फोर्स लगाया हमने, डिवाइडेड बाई फोर्स एरिया ऑन विच द फोर्स वाज अप्लाइड। जिस जिस एरिया पे हमने फोर्स लगाया था उसका एरिया क्या है, ठीक है। जिस सरफेस पे हमने फोर्स लगाया था उसका एरिया, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट सबसे पहले बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस में यूज होंगे, ठीक है। तो इन्हें तुम्हें नोट करना अच्छे से। ये है तुम्हारा स्ट्रेन एप्सिलॉन और ये स्ट्रेस सिग्मा से डिनोट होता है। तो ठीक है, सबसे पहले आता है इसमें हुक्स लॉ आता है। अब ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि हुक्स ने कहा था कि एक सर्टेन कोई भी ऑब्जेक्ट का एक सर्टेन पॉइंट तक वो ये रिलेशन फॉलो करता है। स्ट्रेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। लाइक क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे तुम्हें ग्राफ दे रखा है, एक सर्टेन पॉइंट तक होता है कि अगर तुम जितना उस पर स्ट्रेस लगा रहे हो उसके प्रोपोर्शनली उसका स्ट्रेन भी बढ़ता जाता है। लेकिन क्या होता है, एक पॉइंट के बाद उसका यील्ड स्ट्रेंथ आ जाता है, उसके बाद वो लीनियरली वैरी नहीं करता। फिर उसके बाद वो लीनियर कर्व से डेविएट होना पड़ता है। जैसे कि तुम यहाँ पर देख रहे हो, ये जो है ना, यहाँ से देखो लीनियर कर्व से डेविएट होना शुरू हो गया, तो यहीं पर तुम्हारा यील्ड पॉइंट आ जाता है, यील्ड स्ट्रेंथ। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं कि यील्ड स्ट्रेंथ कहाँ पर आ रहा है, ग्राफ दे रखेगा तुम्हें और तुम्हें देखना है कि यील्ड स्ट्रेंथ कहाँ पर आ रहा है। यील्ड स्ट्रेंथ कहाँ पर आता है, जहां पर तुम्हारे लीनियर डेविएशन से वो डेविएट करना स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पर तुम्हारा यील्ड स्ट्रेंथ आता है। और ये कौन सा स्ट्रेंथ होता है, ये कौन सा पॉइंट होता है, ये तुम्हारा होता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ। अल्टीमेट स्ट्रेंथ वो पॉइंट होता है जिसके पास तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है, जो मटेरियल है, वो परमानेंटली डैमेज हो जाता है, उसके बाद वो रिकवर नहीं कर सकता, ठीक है। ये हुक्स लॉ भी काफी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ये है, समझा दिया तुम्हें। और देखो तो अब 3 तरह के ये होते हैं इलास्टिक मॉड्यूली। सबसे पहला तो ये है यंग्स मॉड्यूलस। ये काफी इंपॉर्टेंट है। यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। ये देखो स्ट्रेस ये बताया तुम्हें मैंने, कहाँ गया, हाँ, यहाँ पर ये स्ट्रेस है और ये स्ट्रेन है। तुम्हारा यंग्स मॉड्यूलस वही होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। यंग्स मॉड्यूलस को हम लोग लिखेंगे तो क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। और हमने वहां पर कहाँ पर लिखूं, चलो नीचे लिखता हूँ ये। यंग्स मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस। स्ट्रेस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से। और स्ट्रेन को किससे डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन से, ठीक है। और हमने वहां पर निकाला था कि स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अप्लाइड अपॉन सरफेस, अपॉन एरिया ऑफ सरफेस ऑन विच द फोर्स वाज अप्लाइड, डिवाइडेड बाय स्ट्रेन क्या होता है, इलोंगेशन, चेंज इन
लेंथ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, यहाँ से आगे अगर हम यहाँ से हम ध्यान से देखें, अगर यहाँ से हमें फोर्स की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, क्या करेंगे बताओ। फोर्स की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले फोर्स इक्वल्स, ये देखो यहाँ से तो एक्स तो यंग्स मॉडुलस, एक्स क्या होगा, ये डेल एक्स तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये एरिया भी नीचे आ गया तो ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाई जो ओरिजिनल लेंथ थी एक्स। ठीक है, यहाँ से अब फिर से करो, एफ इक्वल्स क्या आ गया हमारे पास, यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस मल्टीप्लाइड बाई एरिया डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ जो थी तुम्हारी एक्स, मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन लेंथ, इलोंगेशन जो है तुम्हारा डेल एक्स जो है। अब तुम्हें ये जो फॉर्मूला ये कहीं देखा देखा लग रहा है, तुमने पार्ट 1 एनसीईआरटी में पढ़ी होगी, ये वाली फॉर्मूला कहाँ पे पढ़ी थी, स्प्रिंग का जो होता है, स्प्रिंग में जो फोर्स लगता है, अगर ये स्प्रिंग है, इसकी ओरिजिनल लेंथ अगर एक्स है और इस पे हमने कुछ फोर्स लगाया है ऐसा, और उस फोर्स के कारण ये कुछ डेल एक्स एलोंगेट हो गया, तो इस स्प्रिंग में टेंशन कितना आता है, टेंशन जो भी होता है कितना आ जाता है, के जो होता है वो स्प्रिंग का कांस्टेंट होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एक्स। यहाँ पर भी तो सेम ही हो रहा है, यंग्स मॉडुलस कोई एक मटेरियल के लिए कांस्टेंट होता है, जिस एरिया पे हम फोर्स लगाएंगे वो भी कांस्टेंट होगा, और जो उसकी ओरिजिनल लेंथ है वो भी कांस्टेंट होगी। ठीक है, तो ये एक पूरा कांस्टेंट हम इसे के बोल देते हैं, तो हमारे पास ये कैसा दिख रहा है, एफ इक्वल्स टू मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन लेंथ। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि कोई मान लो कि ऐसा एक स्टील का वायर है और उस पर हमने कुछ फोर्स लगाया नीचे की तरफ ऐसा, तो वो एक एक्चुअली स्प्रिंग की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देती है, और उसमें फोर्स किस तरह से भी, इसमें जो टेंशन होगा, जो फोर्स होगा वो किस तरह से आएगा, एफ इक्वल्स टू के डेल्टा एक्स, जो इसकी ओरिजिनल लेंथ होगी एक्स। ठीक है, वो यहाँ से फिर आ जाएगा, जो इस एरिया पे हमने फोर्स लगाया होगा यहाँ पे, वो एरिया भी हमें दिया होगा, तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा, के की वैल्यू यही है। ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एक्स, जितना भी उस पे फोर्स लगाने के कारण जितना वो एलोंगेट हुआ होगा। ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला ये जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों मतलब सेम ही है दोनों, ये जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। यंग्स मॉडुलस हो गया। अब ये जो इलास्टिक मॉडुलस है इसके अंदर तीन आते हैं हमारे, एक तो यंग्स मॉडुलस हो गया सबसे इंपॉर्टेंट, इस पे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस होते हैं। दूसरा हो गया शेयर मॉडुलस। शेयर मॉडुलस क्या होता है, जब हमारा फोर्स ऐसा परपेंडिकुलर ना लग के ऐसे लग रहा हो, टेंजेंशियली लग रहा हो। ठीक है, टेंजेंशियली लगेगा तो यहाँ पर ये क्या होता है कि मान लो ये नीचे वाला फिक्स्ड है, यहाँ से टेंजेंशियली हमने फोर्स लगा दिया ऐसा, और उसके कारण ये कुछ यहाँ पर डेल एक्स कुछ ऐसा टेंजेंशियली शिफ्ट हो गया, और यहाँ पे ये थीटा एंगल बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रेन कितना आता है, स्ट्रेन आता है हमारा, बोलते हैं हम यहाँ पे जो स्ट्रेन आता है एप्सिलॉन, उसे हम लोग टैन थीटा से डिनोट करते हैं, टैन थीटा। कितना आएगा टैन थीटा, यहाँ पर टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है डेल एक्स, ये बेस कितना है, इसे एल मान लेते हैं या एक्स ही मान लेते हैं। ये आ गया हमारा शेयर। जब शेयर मॉडुलस की बात करते हैं तब हमारे स्ट्रेन ऐसे निकालते हैं, और यहाँ पर क्योंकि जब जब जो भी डिफॉर्मेशन होता है वो थीटा यूजुअली काफी छोटा होता है, तो टैन थीटा में अगर थीटा काफी छोटा होता है तो टैन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा के बराबर ही होता है। तो यहाँ पर हम लोग शेयर मॉडुलस के केस में स्ट्रेन को हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि होता है डेल एक्स बाई एक्स। ये हो गया शेयर मॉडुलस का। और होता है एक बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस को हम तक बात करते हैं जब हम लोग फ्लूइड्स या फ्लूइड फ्लूइड चीज की बात करें, या एयर हो गया, वाटर हो गया, इसमें क्या होता है कि जितना एक्सेस प्रेशर होता है, ठीक है, बल्क मॉडुलस क्या होता है, बल्क मॉडुलस इक्वल्स टू होता है पी एक्सेस, जितना एक्सेस प्रेशर लगा है डिवाइडेड बाई नेगेटिव ऑफ चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई ओरिजिनल वॉल्यूम। हम लोग कैलकुलेशंस के लिए ये नेगेटिव कंसीडर नहीं करेंगे, इसका मॉड ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन के लिए नेगेटिव कंसीडर नहीं करेंगे। बल्क मॉडुलस हो गया। देखो इंपॉर्टेंट इसमें ये बल्क मॉडुलस है और शेयर मॉडुलस वाला भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ वो सब इंपॉर्टेंट है। एक होता है ये जो होता है इलेक्ट्रिक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्ट्रेच्ड वायर। ये क्या होता है, ये तुम्हारे कंपटीशन जो एग्जाम होते हैं जेई वगैरह उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला। इसमें क्या होता है कि तुम एक वायर लो और उसे अगर स्ट्रेच कर दो, तो जैसे कि स्प्रिंग के केस हम मैंने अभी बताया कि कोई एक वायर होता है, अगर वो स्ट्रेच्ड होता है तो स्प्रिंग की तरफ बिहेव करता है, और स्प्रिंग के केस में अगर वो स्प्रिंग को हमने स्ट्रेच कर दिया होता है, मान लो कि एक्स से स्ट्रेच कर दिया होता है, तो उसके अंदर कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। वो कितनी होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो सेम केस यहाँ पर भी हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं कि कितना आता है पोटेंशियल एनर्जी। ऐसा हम लोग इस dx लेंथ लेते हैं, इससे इससे dx लेंथ लेते हैं, और इससे फिर
इलोंगेट करने में कितना लगा होगा वर्क, वो कैलकुलेट करते हैं और फिर उसे इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करके हमारे पास ये आ जाता है फॉर्मूला कि वर्क कितना लगा होगा उसे इलोंगेट करने में, इक्वल्स हाफ मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द वायर। ठीक है, वर्क आ जाता है हमारे पास वैसे, और वर्क को हम लोग वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं, तो उसके बाद हमारे पास एनर्जी आ जाती है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी ये वाली पोटेंशियल एनर्जी कोई भी स्ट्रेस पैन में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, ये होती है हाफ मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेस, ये स्ट्रेस है और ये स्ट्रेन है। ठीक है, ये हो गया। और तो ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट तो और है नहीं, एक ये जो एप्लीकेशन है वो है, और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट वैसा तो है नहीं कुछ। तो अब हम लोग एक्सरसाइजेस पे मूव करते हैं। ठीक है, इस पे अराउंड 16 क्वेश्चन है, सारे करेंगे अच्छे से। पहले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अ स्टील वायर ऑफ लेंथ 4.7 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 3.0 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -5 मीटर स्क्वायर स्ट्रेचेड बाय द सेम अमाउंट एज ऑफ कॉपर वायर। तो इसमें क्या दे रखा है कि एक स्टील वायर है जिसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखी है और लेंथ दे रखी है, और वो एक कॉपर वायर है, उसकी लेंथ भी दे रखी है और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी दे रखी है, और दोनों पर अगर हम सेम लोड डाल देते हैं ऐसा, तो दोनों में जो इलोंगेशन होता है, मान लो कि इस पे भी सेम हमने कुछ एम लोड डाला, इस पे भी एम लोड डाला। ठीक है, तो इसमें जो इलोंगेशन आया होगा डेल्टा एक्स, तो इसमें भी सेम ही आएगा डेल्टा एक्स, ये भी स्ट्रेच हो जाएगा। ठीक है, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ दिस ऑफ द यंग मॉडुलस पूछा है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो स्टील में हमारे पास लेंथ दे रखा है, कितना है 4.7 मीटर, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 3.0 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -5। और देखो मैंने कहा था ये यंग्स मॉडुलस वाला फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। यंग्स मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस स्ट्रेस क्या है, F/A डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा L/L1 जो ओरिजिनल लेंथ थी। जैसे इसने इन्होंने ये कर लिया है, इसे मैंने यहाँ पर अरेंज करके लिख लिया। तो यहाँ पर फोर्स क्या होगा, सबसे पहले तो फोर्स क्या होगा, फोर्स तो सेम है, तो फोर्स की हमारे पास जरूरत ही है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर यंग्स मॉडुलस में हम लोग डाल देंगे वैल्यू, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई लेंथ क्या था 4.7 डिवाइडेड बाई एरिया जो भी था हमारा ये, मल्टीप्लाइड बाई जो लेंथ में चेंज आया होगा। ठीक है, और फॉर कॉपर सेम यहाँ पे हमने कर लिया, यंग्स मॉडुलस सारी वैल्यू डाल के यहाँ पर कॉपर का निकाल लिया। और फिर दोनों का हमारे पास वो पूछा था, दोनों का हम लोग रेशियो पूछा था, रेशियो के लिए हमने डिवाइड किया। तो डिवाइड करेंगे तो क्योंकि दोनों में सेम लोड डाला था, तो सेम लोड डाला होगा यहाँ पर, सेम लोड डाला होगा तो इस पे जो फोर्स लगाया होगा इस लोड ने कितना लगाया होगा, एम मल्टीप्लाइड बाई जी, और इसने भी सेम एम मल्टीप्लाइड बाई जी लगाया होगा, दोनों ने फोर्स तो सेम ही लगा दिया। तो यहाँ पर जब हम लोग रेशियो निकालेंगे तो फोर्स कैंसिल आउट हो जाएगा ये वाला, और उसके बाद ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेट करके तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा फर्स्ट नंबर का। ठीक है, अब सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर क्या कह रहा है कि तुम्हारे पास एक ग्राफ दे रखा है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है ये, और तुमसे पूछा कि इसकी यंग्स मॉडुलस क्या होगी और यील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी। ठीक है, तो यंग्स मॉडुलस के लिए सबसे पहले तो हमें एक पॉइंट देखना है कि एक पॉइंट आइडेंटिफाई करना है जिसपे हमें दोनों वैल्यूज मिल सके। तो यहाँ पर तो ऐसा कोई पॉइंट दिख नहीं रहा, ये वाला पॉइंट दिख रहा है जिसमें हमें स्ट्रेन भी पता चल रहा है कि 0.002 है, और स्ट्रेस भी पता चल रहा है कि 150 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पर ये देखो दे रखा है इन्होंने कि 10 की पावर 6 की यूनिट में, तो 150। अगर यहाँ पे हमें ये पॉइंट पर कितना स्ट्रेस है वो हमें जानना है, तो वो क्या होगा 150 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 6, और स्ट्रेन कितना है 0.002। तो हम लोग यंग्स मॉडुलस की क्या होता है, यंग्स मॉडुलस हमें कहता है कि स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन होता है वो, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। यहाँ पर स्ट्रेस कितना है 150 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 6 यहाँ पे डालेंगे, और स्ट्रेन क्या होगा 0.02 यहाँ पे डालेंगे, उससे हमारे पास यंग्स मॉडुलस आ जाएगा। यंग्स मॉडुलस यहाँ से आ जाएगा 75 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 10। ठीक है, और फिर हमसे पूछा है कि यील्ड स्ट्रेंथ क्या है। तो मैंने बताया था यील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, जिस पॉइंट पर ये तुम्हारा जो कर्व है वो तुम्हारा लीनियरली वेराई करना बंद हो जाए। तो इस पॉइंट पे अराउंड अराउंड 300 के अराउंड ये लीनियरली वेरी करना बंद हो जा रहा है। 300 के अराउंड क्या हो रहा है कि ये लाइक कर्व हो जा रहा है, थोड़ा लीनियरली वेरी नहीं कर रहा उसके बाद। ठीक है, तो इसमें बोल सकते हैं कि 300 का राउंड हो रहा है। इसने वैसे भी पूछा है कि अप्रोक्सीमेट क्या होता है, अप्रोक्सीमेट क्या है, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि 300 है अप्रोक्सीमेट। थर्ड नंबर पे आते हैं। थर्ड नंबर पे तुमसे पूछा है कि तुम्हें कर्व दे रखा है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, तो तुम्हें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द ग्रेटर यंग्स मॉडुलस। तो यंग्स मॉडुलस के लिए क्या होता है, सेम
यंग्स मॉडुलस स्ट्रेन, देखो ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, हर जगह यूज होता है, स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो ये तुम्हें दिख रहा है कि स्लोप क्या होगा, यंग्स मॉडुलस मतलब तुम्हारा हो गया कि अगर तुम्हारा ग्राफ स्ट्रेस और स्ट्रेन का दिया हुआ है तो यंग्स मॉडुलस तुम्हारा उस ग्राफ का स्लोप हो जाएगा। स्लोप क्या होता है, m इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स, और वाई कर्व में तुम्हारा दे रखा है स्ट्रेस, स्ट्रेस दे रखा है, और एक्स में दे रखा है स्ट्रेन, तो तुम्हारा स्लोप हो जाएगा ये यंग्स मॉडुलस। अब यहाँ पे देखो तुम्हें इस कर्व में और इस कर्व में स्लोप किसका ज्यादा दिख रहा है, जब तक ये लिनियरली वैरी कर रहा है, जब तक लिनियरली वैरी करने के बाद जो सिचुएशन वो तो बिल्कुल अलग ही है, तुम्हें बस यहाँ तक दिखना है, इसमें यहाँ तक और इसमें यहाँ तक स्लोप किसका ज्यादा है, स्लोप इसका ज्यादा, ऑब्वियसली थोड़ा सा इसका ज्यादा है, इसका देखे तो इसका अराउंड ऐसा कुछ जा रहा है, ऐसा कुछ जा रहा है बी का अराउंड, और ए का थोड़ा ज्यादा स्टीप है, तो जिसका स्लोप ज्यादा उसका यंग्स मॉडुलस भी ज्यादा, क्योंकि यंग्स मॉडुलस ही स्लोप है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। अब बी में देखो, बी में क्या कह रहा है कि विच ऑफ द टू इज द स्ट्रॉन्गर मटेरियल, तो इससे पहले इरेज करते हैं थोड़ा सा, इसका आंसर है ए। स्ट्रॉन्गर मटेरियल के लिए क्या होगा कि वो जितनी देर तक फोर्स को सस्टेन कर पाएगा जितनी देर पे वो टूटेगा। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि ये यहाँ पर ही यील्ड स्ट्रेंथ इसकी यहाँ तक है, और इसकी यील्ड स्ट्रेंथ कहाँ तक है, यहाँ तक। यील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, जिस पॉइंट के बाद लिनियरली वेराई करना बंद हो जाता है, तो यील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, यील्ड स्ट्रेंथ के हाँ लिनियरली वेराई करना बंद हो जाता है, तो इस केस में देखो बी की यील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है और ए की यील्ड स्ट्रेंथ कम है, ऑब्वियसली दिख रहा है ये यहाँ तक है, ठीक है। तो बी की यील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है तो मतलब ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर मटेरियल है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद फोर पे मूव ऑन करते हैं, फोर क्या कह रहा है, रीड द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स बिलो केयरफुली एंड विद, हाँ तो तुम्हें इनमें ट्रू और फॉल्स बताया है। तो सबसे पहले हमें पूछा है कि यंग्स मॉडुलस ऑफ रबर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ स्टील, फिर से यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पर एक बार, यंग्स मॉडुलस इक्वल स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। तो जब हम लोग एक रबर को स्ट्रेच करेंगे तो उसमें क्या होगा कि स्ट्रेच करने पर, हाँ जब एक रबर को स्ट्रेच करेंगे तो वो तो इजीली, काफी इजीली, अगर तुम एक रबर लो और एक स्टील का पाइप लो, दोनों को स्ट्रेच करने की कोशिश करो तो ज्यादा इजीली क्या स्ट्रेच हो जाएगा, रबर। तो रबर स्ट्रेच हो रहा है मतलब उसका डेल एक्स काफी ज्यादा हो रहा है, इलोंगेशन काफी ज्यादा हो रहा है, तो डेल एक्स बाई एक्स क्या होता है तुम्हारा स्ट्रेन। अगर डेल एक्स ज्यादा हो रहा है तो स्ट्रेन भी ज्यादा हो रहा है, और अगर स्ट्रेन ज्यादा हो रहा है तो यंग्स मॉडुलस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेन यहाँ पर डिनोमिनेटर में है। और सेम स्टील पाइप में देखोगे तो डेल एक्स काफी कम होगा, ऑलमोस्ट तुम अपने हाथ से तो ऑलमोस्ट उसे लाइक काफी कम, लाइक तुम्हें दिखेगा भी नहीं इतना कम वो इलोंगेट होगा अपने हाथ से, वो भी बहुत ज्यादा ताकत लगाने पर। तो इसका मतलब उस स्टील के केस में स्ट्रेन स्ट्रेन काफी कम आ रहा है, स्ट्रेन कम आएगा तो यंग्स मॉडुलस उस केस में ज्यादा होगा। तो इस केस में हमें दिख रहा है कि ऑब्वियसली जो रबर होगा तुम्हारा, रबर का यंग्स मॉडुलस ज्यादा कम होगा स्टील से, क्योंकि उसमें रबर में तुम्हारा स्ट्रेन जो है वो ज्यादा हो रहा है, इसलिए यंग्स मॉडुलस कम होगा। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि द यंग्स मॉडुलस ऑफ रबर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ स्टील, तो ये ऑफ कोर्स फॉल्स है। और दूसरा है कि द स्ट्रेचिंग ऑफ अ कॉइल इज डिटरमाइंड बाय अ शेयर मॉडुलस, तो इसके लिए एक डायग्राम है। अब ये डायग्राम पे ध्यान से देखो, ये एक कॉइल है हमारे पास, तो जब एक कॉइल को स्ट्रेच करते हैं, मान लो कि इस तरह हम स्ट्रेच कर रहे हैं, तो क्या होता है कि ये जो कॉइल का जो लेंथ है एक्चुअली, अगर मान लो कि ये कॉइल कैसे बना होगा, एक एक वायर होगा ऐसा, उसे हमने कोई एक पाइप ली होगी, उसके चारों तरफ ऐसे घुमाकर हमने एक कॉइल बना लिया होगा। तो लेकिन जब हम लोग इसे स्ट्रेच करते हैं, तो अगर ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो ये जो वायर का जो लेंथ है वो नहीं बढ़ रहा होता है, वायर का जो लेंथ है वो कांस्टेंट ही है एक्चुअली। जो इसका यहाँ पे जो इसमें जो फोर्स लग रहा होता है वो कुछ इस तरह से लग रहा होता है, ठीक है, टॉर्शनल स्ट्रेन की तरफ फोर्स लग रहा होता है इस पे, ठीक है। तो एक्चुअली वो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में नहीं लग रहा होता है, वो तुम्हारा टेंजेंशियल डायरेक्शन में लग रहा होता है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, शियर मॉडुलस का यूज होता है। शियर मॉडुलस में क्या यूज करते थे हम लोग, टेंजेंशियल स्ट्रेन, टेंजेंशियल स्ट्रेस वगैरह यूज करते थे, तो ये वाला तुम्हारा इसलिए ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू वायर्स ऑफ डायमीटर, ओके, तो तुम्हें एक ऐसा सिचुएशन दे रखा है कि दो वायर से, एक स्टील का एक ब्रास का है, और ये तुम्हारा 4 kg का मास है और ये 6 kg का मास है। तो ये पूछा है कि स्टील वायर में क्या इलोंगेशन होगा और ब्रास वायर में क्या इलोंगेशन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे कि फॉर स्टील वायर टोटल फोर्स निकालेंगे। ये देखो स्टील वायर, क्योंकि तुम्हें तो ऐसा क्वेश्चन में जब तक क्वेश्चन में मेंशन न करे कि तुम्हारे वायर का भी कुछ वेट है, तब तक तुम्हें वायर को वेटलेस, मासलेस कंसिडर करना है, ठीक है। तो वायर का कुछ वेट नहीं होगा, तो ये स्टील वायर पे टोटल कितना फोर्स लग रहा है, एक ये 4 kg की वजह से लग रहा है और एक 6 kg की वजह से लग रहा है, इसका तो कुछ वेट है ही नहीं,
तो फोर्स कितना लग रहा है, 4+6 = 10 kg। तो एफ कितना हो जाएगा, 10 kg। अगर इसका मास टोटल लग रहा है तो एफ के लिए हम लोग क्या करेंगे, मास मल्टीप्लाइड बाई ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाई जी की वैल्यू होती है 9.8। तो ये आ गया तुम्हारा फोर्स 1। मतलब स्टील पे कितना लग रहा होगा, और स्टील की लेंथ दे रखी है तुम्हें 1.5, और तुम्हें पूछा है एलोंगेशन पूछा है, ठीक है, और रेडियस भी दे रखी है ऑफ कोर्स, तुम्हें डायमीटर दे रखी है। तो रेडियस के लिए क्या करेंगे, डायमीटर डिवाइडेड बाई 2। डायमीटर डिवाइडेड बाई 2 क्या, यहाँ पे हमें रेडियस मिल गया स्टील वायर का। और यंग्स मॉडुलस दे रखा है, नहीं दे रखा है, ओके यंग्स मॉडुलस नहीं दे रखा है, लेकिन तुम्हारे बुक में मेंशन होगा यहाँ पर, तो तुम्हें ये वैल्यू एग्जाम में जनरली दे देते हैं। तुम्हें यहाँ पर देखो वैल्यू दे रखी है सर, ये भी नहीं, यहाँ पे दे रखी है देखो, एल्यूमिनियम कॉपर आयरन स्टील सबकी दे रखी है तुम्हें। ये तुम्हें एटलीस्ट ये 5 याद होने चाहिए फॉर सेफ्टी। अगर एग्जाम में ना दिए हो तो ये सारे तुम्हें यूज करने होते हैं। अगर तुम्हें कोई पूछे कि कॉपर का यंग्स मॉडुलस क्या होता है, 110 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁹ -9 10⁻⁹ न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर यंग्स मॉडुलस हमारे पास स्टील का उस टेबल से हम लोग उठा लेंगे, कितना कितना है 200 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁹। तो यहाँ पर 10⁻⁹ से 2 और ले लिया तो 10⁻11 बन गया, ठीक है। और न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होता है, पास्कल होता है। और फिर हम लोग सेम ब्रास के लिए क्या कर लेंगे एक्चुअली, अब हाँ यहाँ पर ब्रास को ब्रास को देखो तो इस पे ये 4 kg का इफेक्ट तो आ नहीं रहा है, क्योंकि ये इसके ऊपर है। तो ये ब्रास वायर पे सिर्फ ये 6 kg का इफेक्ट आ रहा है। तो इस पे जो फोर्स लग रहा होगा सिर्फ 6 kg वाले मास की वजह से लग रहा होगा। और फोर्स 6 kg की वजह से लग रहा है, तो फोर्स कितना लग रहा होगा, m×g 6 × g 6 मल्टीप्लाइड बाई 9.8, ठीक है। यहाँ से हमारे पास ये ब्रास पे कितना फोर्स लग रहा है वो आ गया। और ब्रास की हमारे डायमीटर दे रखी है, तो रेडियस निकालने के लिए डायमीटर डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। यहाँ से डायमीटर डिवाइडेड बाई 2 कर लिया, ये आ गया हमारे पास ब्रास का रेडियस आ गया। और यंग्स मॉडुलस भी उस टेबल से उठा लिया हमने ब्रास का, और लेंथ यही रखी थी, और तुमसे इसका इलॉन्गेशन पूछा है। अब यंग्स मॉडुलस का जो हमने फॉर्मूला लिखा था यहाँ पे, यंग्स मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। और स्ट्रेस की फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया डिवाइडेड बाई चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो यहाँ से अगर हम लोग यंग्स मॉडुलस कैलकुलेट करें तो क्या आ जाएगा, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाई एरिया मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन लेंथ। तो यहाँ पर वही लिखा है हमारा यंग्स मॉडुलस, क्या लिखा है, फोर्स फोर्स मल्टीप्लाइड बाई जो ओरिजिनल लेंथ है डिवाइडेड बाई एरिया मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन लेंथ। ओके, तो फिर यहाँ पर हम लोग एरिया क्या लिखेंगे, क्योंकि अगर ये स्टील वायर है, स्टील वायर कुछ ऐसा होगा, और अगर नीचे से देखेंगे तो कैसा सर्कुलर दिखेगा हमें स्टील वायर। सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। तो वही एरिया का इसने वैल्यू लिख लिखी πr1²। और फिर यहाँ से हम लोग डेल1 डेल L1 निकालिए, क्योंकि हमने वही पूछा है, इलॉन्गेशन ही पूछा है 5th नंबर क्वेश्चन में। हमें पूछा इलॉन्गेशन कितना आ रहा है, तो यहाँ से हमने डेल1 डेल L1 निकाल लिया। कितनी आगे वैल्यू आ गई, क्योंकि हमें सारे देखो फोर्स की वैल्यू हमने निकाल ली थी, ओरिजिनल लेंथ हमें पता है, r1 हमने निकाल लिया था डायमीटर को 2 से डिवाइड करके, और इलॉन्गेशन हमें निकालना है, और यंग्स मॉडुलस हमने टेबल से उठा ली। सारी सारे सारे वैल्यू पुट करके यहाँ पर हमें मिल गया सॉल्यूशन इसका। हमें स्टील वायर का इलॉन्गेशन निकाल लिया। और सेम हम लोग करेंगे ब्रास वायर के लिए भी, हमें फोर्स निकाल लिया हमने, ओरिजिनल लेंथ क्वेश्चन में दे रखी है, रेडियस हमने निकाल लिया डायमीटर बाई 2 करके, और ये हमने टेबल से उठा लिया, सारे वैल्यू पुट करें, और हमें मिल गई ब्रास वायर की भी इलॉन्गेशन मिल गई। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं ये क्या कह रहा है। तो ये इसका एक डायग्राम होगा। तो देखो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ये एक तुम्हारा वॉल है, एक दीवार है ये, और इस पे एक क्यूब को हमने ऐसा फिक्स कर दिया, चिपका दिया किसी भी चीज से, ठीक है। और फिर जो कोई जिस जिस साइड पे वो नहीं चिपका हुआ है, जिस साइड पे वो चिपका है उसके अपोजिट साइड पे हमने फोर्स लगा दिया कुछ। कितना फोर्स लगा दिया है, 100 kg का हमने मास लगा दिया। तो 100 kg का मास लगाया तो फोर्स कितना लगेगा, 100 मल्टीप्लाइड बाई जी। ये फोर्स लगा दिया हमने, और फिर हमने पूछा है, इसमें पूछा है वर्टिकल डिफ्लेक्शन कितना होगा, हमसे ये पूछा है। कि अगर हमने फोर्स लगाया होगा तो क्या होगा, कुछ वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये वाला पार्ट है, ये तो चिपका हुआ, तो ये तो कुछ होगा नहीं। तो जो होगा यहाँ से डिफ्लेक्ट होगा, ये कुछ थीटा एंगल से डिफ्लेक्ट हो जाएगा वही। और ये जो जितना डिस्प्लेसमेंट होगा डेल्टा एक्स, एक्स जो भी डिस्प्लेसमेंट है वही हमसे पूछा है, ठीक है। सिचुएशन समझ में आ रही होगी यहाँ से। तो तुम सबसे पहले निकालना है टेंजेंशियल फोर्स कितना है, वो आ गया हमारे पास 100 kg है। तो 100 मल्टीप्लाइड बाई जो जी होगी mg, ये 100 मल्टीप्लाइड बाई जी की वैल्यू 9.8। तो ये आ गया हमारे पास टेंजेंशियल फोर्स आ गया, ये वाली फोर्स की वैल्यू आ गई।
और फिर हमसे शियर मॉडुलस दे रखा है, एक्चुअली हमें क्वेश्चन में हाँ दे रखा है, शियर मॉडुलस दे रखा है 25 GPa। 25 GPa को क्या लिखते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁹ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ हमारे पास शियर मॉडुलस आ गया। और शियर मॉडुलस क्या होता है, टेंजेंशियल, यहाँ पर हमने बताया था अभी वो इलास्टिक मॉडुलस के सेकंड पॉइंट में। शियर मॉडुलस क्या होता है, टेंजेंशियल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शियरिंग स्ट्रेन। और शियरिंग स्ट्रेन क्या होता है, बताया था थीटा होता है। थीटा क्या होता है, थीटा होता है तुम्हारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल जो लेंथ थी, जो बेस थी। एक्चुअली अगर ऐसा क्यूब है और कुछ ऐसा वो डिफ्लेक्ट हुआ है, तो ये जितना हुआ होगा ये एक्स हो जाएगा, और ये जो इसका ये एल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने टेंजेंशियल स्ट्रेस और स्ट्रेन का फॉर्मूला है, बस यहाँ पे फॉर्मूला को हमने थोड़ा मैनिपुलेट किया। शेयर स्ट्रेस को यहाँ लेकर यहाँ पर शेयर मॉडुलस डाला। और टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स हमने जिस यहाँ पर हमने इस पर फोर्स लगाया है, तो ये फोर्स तो हमने निकाल ही लिया। और एरिया कौन सा लेंगे, शेयरिंग स्ट्रेस के केस में एरिया कौन सा लेंगे, ये वाला एरिया। ठीक है, जिस एरिया पे हमने फोर्स लगाया होगा, लेकिन इस केस में हमने फोर्स पैरेलली लगाया। जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है उस पे क्या होता है, हम लोग परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं यहाँ से, क्योंकि शेयरिंग स्ट्रेस टेंजेंशियल स्ट्रेस में क्या होता है कि जो पैरेलल होता है उसी वही वाला एरिया लेते हैं। ठीक है, तो ये टेंजेंशियल स्ट्रेस के लिए हमने लिख लिया फोर्स अपॉन एरिया। और शेयर मॉडुलस तो ये एन है। और फोर्स हमने कैलकुलेट किया अभी, ये 980 न्यूटन डिवाइडेड बाय एरिया क्या है, इसका एरिया निकालोगे तो यहाँ पर तुम्हें दे रखा है 10 सेंटीमीटर है, तो ये कितना हो गया, 0.1 मीटर हो गया तुम्हारा एक साइड का लेंथ। तो अगर इसे हमें एरिया निकालना हो तो कितना होगा, 0.1 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से हमने 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.01 मल्टीप्लाइड बाय जो शेयर मॉडुलस है 25 मल्टीप्लाइड बाय 10⁹ इसे कैलकुलेट करने पर हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ये देखो शेयर स्ट्रेन का फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे, tan थीटा, अगर थीटा यूजुअली छोटा होता है शेयरिंग स्ट्रेन के केस में, तो tan थीटा थीटा हो जाता है, और x/l तो है ही। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें बोला है कि ओके, तो इसमें सिचुएशन क्या है कि तुम्हारे पास एक लोड है, एक वेट है, और वो चार हॉरिजॉन्टल सिलेंड्रिकल कॉलम्स पर सपोर्टेड है, और वेट चारों पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुई है। अगर ये mg लगा रहे हो तो इस पे चारों पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुई है वेट। और तुम्हें डायमेंशंस दे रखी है इनर, तो ऐसा कुछ सिलेंड्रिकल जो कॉलम वो ऐसा, अगर इसे हम लोग नीचे से देखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, हॉलो है, ये वाला पोर्शन खाली है, और यहाँ पर बस मटेरियल है। ठीक है, और तुम्हें इसके डायमेंशन दे रखी है, जो इनर रेडिया है वो 30 सेंटीमीटर है, और जो आउटर रेडिया है वो 60 सेंटीमीटर है। अज्यूमिंग दी लोड, तो ये लोड जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तुम्हें पूछा है कि कंप्रेशनल स्ट्रेंथ कितना है, ईच कॉलम पे पूछा है। ठीक है, एक कॉलम कितना ज्यादा कंप्रेस हुआ होगा उसका स्ट्रेन निकालना है। स्ट्रेन के लिए क्या करेंगे, जितना कंप्रेस हुआ होगा, मान लो डेल एक्स कंप्रेस हुआ होगा, डिवाइडेड बाई जो इसकी ओरिजिनल लेंथ थी। तो यहाँ पे हमने वही किया है। टोटल मास दे रखा है ये, तो टोटल मास ये दे रखा है, तो टोटल फोर्स कितना लग रहा होगा, जी से मल्टीप्लाई कर देंगे, 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 9.8, ये आ गया। तो क्योंकि ये चारों पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो क्या करेंगे, फोर से डिवाइड कर देंगे। अगर हमें तो सिर्फ एक पे निकालना है ना, यहाँ पे लिखा है कैलकुलेट द रिजल्ट ऑन ईच कॉलम, सिर्फ एक पे निकालना है, तो हम लोग फोर से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एक पे एक के लिए हमें कैलकुलेट करना है, तो फोर से डिवाइड कर दिया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हमने कैलकुलेशन करी, ये इनर रेडियस तो सेंटीमीटर में दे रखा है, तो उसे मीटर में कन्वर्ट कर लिया ये। उसके बाद हमने जो इसका एरिया है, जो ये जो सिलेंडर है, जो ऊपर से कुछ ऐसा दिख रहा होगा, जो बीच में ऐसा खाली है, और ये वाला पार्ट बस भरा हुआ है, तो हमें इस वाले पार्ट का एरिया चाहिए। तो क्या करेंगे, हम पूरा सर्कल का एरिया निकालेंगे मल्टीप्लाइड, और फिर उससे माइनस कर देंगे इसका एरिया। कैसा आएगा, पूरा सर्कल का, मान लो कि ये वाला जो है सर्कल, इसका एरिया है इसका रेडियस है कैपिटल आर, और ये वाला इसका रेडियस है कैपिटल स्मॉल r2, और इसका रेडियस है स्मॉल r1। तो क्या आएगा एरिया, πr2 स्क्वायर, ये कैपिटल बाहर वाले सर्कल का टोटल का एरिया हो गया, माइनस जो स्मॉल वाले सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, πr1 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हम लोग पाई कॉमन ले लेंगे, तो फिर यही वाला देखो बन जाएगा। और यहाँ पर r2 और r1 की वैल्यू डाल देंगे, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है। इनर ये आउटर रेडियाई है, और ये इनर रेडियाई है, यहाँ पर डाल दिया हमने वैल्यू। तो यहाँ पर हमारे पास इस वाला जो शेडेड एरिया है ना, ये शेडेड एरिया है, इसका हमारे पास एरिया आ गया, क्योंकि इस पर ही लगा रहा होगा वो, जो भी स्ट्रेस लगा रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे तो खाली है। ठीक है, और यंग्स मॉडुलस दे रखा है क्वेश्चन में, नहीं दे रखा है, तो ये
स्टील का हमें दे रखा है, पर ये माइल्ड स्टील का है, तो स्टील का यंग्स मॉडुलस इसने टेबल से उठा लिया यहाँ पर हमने, ठीक है। और फिर कंप्रेशनल स्ट्रेन पूछा है हमें, कंप्रेशनल स्ट्रेन क्या लिखेंगे, यंग्स मॉडुलस क्या होता है, अगेन सेम फॉर्मूला, यंग्स मॉडुलस इक्वल्स स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या हो गया, फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन ये है, स्ट्रेन ही तो हमें निकालना है, ठीक है। तो अगर यहाँ से कंप्रेशनल स्ट्रेन इधर लेके जाए तो यंग्स मॉडुलस नीचे आ जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया बाई यंग्स मॉडुलस, यही आ गया हमारे पास, एरिया भी नीचे आ गया क्योंकि डिनोमिनेटर में था, और फोर्स हमारे पास ये था, फोर्स ये लिख लिया हमने, डिवाइडेड बाय 4 भी था, और यंग्स मॉडुलस और एरिया 22, देखो 22 0.27 पाई है, तो पाई यहाँ पर क्या होगा, 22/7 होगा, और ये 7 हमने ऊपर ले लिया। बस ये कैलकुलेशन, ये सारा ये कैलकुलेट करोगे तो बस ये आ जाएगा तुम्हारे पास आंसर। हमें पूछा है कि कंप्रेशनल स्ट्रेन ईच कॉलम पर क्या है, ईच कॉलम पर, तो यही आंसर 0.722 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁶, और ये सारे कॉलम्स पे मिला के भी दे रखा है। अब 8th नंबर क्या है, ओके, तो कुछ ऐसा सिचुएशन है कि एक कॉपर वायर है, ऐसा एक कॉपर का प्लेट है, और उसकी डायमेंशन दे रखी है, ये लेंथ दे रखी है 15.2, और ये दे रखी है 19.1 मिलीमीटर में, ऐसा ये नोट करना। और फिर इसे पुल किया जाता है, कुछ फोर्स दे रखा है, 44,500 न्यूटन से पुल किया जाता है, और इस पे कुछ डिफॉर्मेशन हो जाती है, तो वो स्ट्रेन कितना लगा होगा वही पूछा है। तो सबसे पहले तो इसका एरिया निकालने में कितना आएगा, 15.2 मल्टीप्लाइड बाय 19.2, और ये 10.6 का 10⁻⁻⁶ कहाँ से आया, क्योंकि ये भी मिलीमीटर में था, ये भी मिलीमीटर में था, तो इसको मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया होगा, और इसे भी मल्टीप्लाई किया होगा 10⁻³ से, और दोनों को जब मल्टीप्लाई कर जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 10⁻⁻⁶ आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास इस कॉपर प्लेट का एरिया आ गया, जो भी मल्टीप्लाई करने पर आएगा ये। और फिर फोर्स हमारे पास इतना दे रखा है, और यहाँ पर कॉपर प्लेट का तो वो दे नहीं रखा है, बल्क्स मॉडुलस दे नहीं रखा है, लेकिन बल्क्स मॉडुलस हमने उठा लिया क्वेश्चन से, वो टेबल से उठा लिया हमने। और फिर सेम बल्क्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, फिर सेम फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग स्ट्रेन के लिए क्या करेंगे, स्ट्रेन यहाँ लेके जाएंगे, यंग्स मॉडुलस यहाँ लेकर आएंगे, सेम। फिर स्ट्रेस में क्या करेंगे, फोर्स अपॉन एरिया, एरिया हमने निकाल लिया, फोर्स हमें, फोर्स के लिए क्या करेंगे, ये फोर्स हमारा यहाँ पे डालेंगे, और जो स्ट्रेन वैल्यू है यंग्स मॉडुलस की, यहाँ पर ये एक्चुअली बल्क मॉडुलस दे रखा है, यंग्स मॉडुलस यूज करना है, ठीक है। यहाँ से फिर ये कैलकुलेशन है, सारा कैलकुलेट करके हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टील केबल ऑफ विद रेडियस ऑफ दिस, ओके। तो एक जो वो होती है, जो केबल वाली चेयर होती है, जो ऐसे तुमने देखा है जो माउंटेन्स में होता है, ऐसा एक केबल होती है, और उस पर एक चेयर लटक रही होती है ऐसे, और इस पे लोग बैठ के इस पे ट्रैवल कर पाते हैं। तो एक्चुअली इस क्वेश्चन में इस वाले वायर की बात नहीं हो रही, इस वाले वायर की बात हो रही है, ओके। ये तो इजी सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे तुमसे कुछ पूछा है कि मैक्सिमम जो लोड है, जो मैक्सिमम जो स्ट्रेस है वो ले सकती है वो चेयर 10⁸ तो वो एक्सीड नहीं होना चाहिए। तो तुम्हें पूछा है कि मैक्सिमम जो इस पे ये चेयर पे लोड कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम जो स्ट्रेस, सबसे पहले तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, यहाँ पे हम लोग एरिया कैलकुलेट करेंगे, और फोर्स हमें निकालना है कि मैक्सिमम फोर्स कितना डाल सकते हैं, लोड मतलब फोर्स, और ये मैक्सिमम स्ट्रेस हमें दे रखा है। यहाँ पे देखो मैक्सिमम मैक्सिमम लोड निकालने के लिए क्या करेंगे, मैक्सिमम स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाई एरिया, मैक्सिमम स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारे पास दे रखा है कितना है, ये 1.5 है, इसे पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई किया, और फिर पाई आर स्क्वायर करते हैं उसे, ये करने के लिए, एरिया निकालने के लिए, तो पाई की वैल्यू 22/7 डाला यहाँ पे, और मैक्सिमम स्ट्रेस क्वेश्चन में दे रखा है, ये कैलकुलेट करके हमारे पास आ जाएगा मैक्सिमम लोड की वैल्यू। 10th क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि, ओके, तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये अगर तुम्हारी सीलिंग है मान लो, और 3 वायर से ऐसे, और तीनों मिलकर एक बार को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, और तीनों की लेंथ दे रखी है 2 मीटर, ये वाली और ये वाली कॉपर की है, और ये वाली आयरन की है। द रेशियोज ऑफ डायमीटर्स, ओके। तो तुमसे पूछा है कि जो कॉपर की जो वायर है उसकी जो डायमीटर है डिवाइडेड बाई ये जो आयरन की वायर है उसकी डायमीटर पूछी है तुमसे, या फिर उल्टा पूछा होगा, दोनों में से कोई एक तो पूछा है। तो कॉपर हम लोग फिलहाल डायमीटर ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ आयरन निकाल रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, अभी मैंने बताया था तुम्हें कुछ देर पहले, जब जब मैंने चैप्टर का समरी दिया तो उसमें क्या बताया था कि जब भी कोई वायर स्ट्रेच होती है तो वो क्या स्प्रिंग की तरफ बिहेव करती है, और स्प्रिंग की तरफ बिहेव करती है तो स्प्रिंग पे कितना टेंशन आता है, स्प्रिंग पे
के एक्स, एक्स क्या होता है जितना वो एलोंगेट हुआ होगा, और ये के की वैल्यू कितनी आती है, एक्चुअली आती है यंग्स मॉडुलस मल्टीप्लाइड बाई एरिया अपॉन जो ओरिजिनल लेंथ थी, ओरिजिनल लेंथ कितनी है 2, और मल्टीप्लाइड बाई ये जितना एलोंगेट हुआ होगा। और तुम्हें ये भी दे रखा है क्वेश्चन में कि सेम टेंशन है, सेम टेंशन मतलब इस पे जो टेंशन है, जो फोर्स लगी होगी वो सेम है। ये वाला तुम्हारा मतलब इस पे जो फोर्स आ रहा होगा, टेंशन आ रहा होगा, इस पे जो टेंशन आ रहा होगा और इस पे जो टेंशन आ रहा होगा, तीनों सेम है। और तीनों सेम है तो तीनों में क्या हो रहा होगा, जब ये बार होगा थोड़ा सा, अगर ये बार नीचे जाएगा तो तीनों इलोंगेट भी सेम सेम डिस्टेंस से इलोंगेट होंगे, क्योंकि यहाँ पर भी कॉपर है, यहाँ पर भी कॉपर है, तो दोनों, अगर ये दोनों कॉपर है तो ये दोनों तो ऑफकोर्स सेम से इलोंगेट होगा, और ये दोनों सेम से इलोंगेट होंगे तो ये भी सेम से इलोंगेट होगा। ठीक है, क्योंकि ये फिक्स्ड है, ऐसे रिजिडली फिक्स्ड है कि ये जो जब भी वायर स्ट्रेच्ड होती है तो वो क्या स्प्रिंग की तरह बिहेव करती है, और स्प्रिंग में कितना टेंशन लगता है, के मल्टीप्लाइड बाई एक्स, इसका कुछ के अगर रहा होगा, ये के अगर ये कॉपर है तो के सी कह देते, और ये के आयरन कह देते इससे, अगर ये आयरन है तो के आई कह देते, और ये भी कुछ एक्स डिस्टेंस से इलोंगेट होगी, और ये भी कॉपर है तो इसे के सी मल्टीप्लाइड बाई एक्स। ठीक है, ये तीनों में टेंशन आ रहा होगा, और तुम्हें कह रखा कि ये टेंशन सेम है। ठीक है, अगर ये टेंशन सेम है तो ये तीनों भी सेम होगी, अगर ये तीनों सेम होगी तो इसे अभी इग्नोर करते हैं हम दोनों, हम लोग बस इसे अभी कंसिडर करेंगे कैलकुलेट करने के लिए। तो ये क्या कह रहा है कि के आई एक्स मल्टीप्लाइड बाई ए सी एक्स। तो मैं कह रहा था कि जब ये स्ट्रेस्ड होगी तो वायर की तरफ बिहेव करेगी, वायर में टेंशन कितना आता है, ये जो के एक्स होता है ये स्प्रिंग के फॉर्मूले जैसा होता है। ठीक है, ये तो मैंने बताया चैप्टर के समरी में। ठीक है, और उसके बाद ये के आई के सी एक्स इक्वल्स के आई एक्स इक्वल्स के सी एक्स, और एक्स जो होगा वो तीनों के लिए सेम ही होगा क्योंकि फिक्स्ड है ऐसा। ठीक है, तो फिर हम लोग अगर इस पे फोकस करें तो एक्स सेम होगा, तो ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें क्या निकल के आ रहा है, के आई इक्वल्स के एक्स। ओके, और के आई के लिए अब क्या करेंगे, के आई का जो फॉर्मूला होता है हमने निकाला था, यंग्स मॉडुलस क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई एरिया ओरिजिनल लेंथ। ये होता है चेंज ऑन लेंथ, यहाँ पर आता है, और ये ओरिजिनल लेंथ यहाँ पे आता है। यंग्स मॉडुलस इज फोर्स मल्टीप्लाइड बाई ओरिजिनल लेंथ चेंज इन लेंथ मल्टीप्लाइड बाई एरिया। और यहाँ से अगर हम लोग फोर्स निकाले अब, तो फोर्स क्या आ जाएगा, यंग्स मॉडुलस मल्टीप्लाइड बाई एरिया डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन लेंथ। तो यहाँ से ये दिख रहा है हमें स्प्रिंग की फॉर्मूला, अगर ये कांस्टेंट है क्योंकि ये सारे चीज तो कांस्टेंट ही होंगे, ये स्प्रिंग के फॉर्मूला जैसा दिख रहा है, एफ इक्वल्स टू के मल्टीप्लाइड बाई एल। स्प्रिंग का भी कुछ ऐसा ही फॉर्मूला आता है, इसलिए मैं कह रहा था कि ये स्प्रिंग की तरह बिहेव करता है। और यहाँ से हमें के की वैल्यू क्या मिल रही है, यंग्स मॉडुलस मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। यहाँ से हमने ये निकाल लिया था कि के ऑफ आई जो होगा, के ऑफ आयरन इक्वल्स के ऑफ कॉपर होगा, तो के ऑफ आयरन इक्वल्स के ऑफ कॉपर। यहाँ से निकालेंगे अगर तो के लिए डालेंगे यंग्स मॉडुलस मल्टीप्लाइड बाय ये यंग्स मॉडुलस ऑफ आयरन मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ आयरन बार डिवाइडेड बाय original length of iron equals Young's modulus of copper multiplied by area of copper divided by length of copper। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि, क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि तीनों की लेंथ सेम है तो ये कैंसिल कर सकते हैं हम, लेंथ सेम है तो ये कैंसिल कर सकते हैं, और हमें पूछा है कि रेशियो पूछा है, हमें क्या चीज का रेशियो पूछा है, डायमीटर्स का रेशियो पूछा है, और यंग्स मॉडुलस दे रखा है। क्या यंग्स मॉडुलस नहीं दे रखा तो अगेन हम उस टेबल से उठा लेंगे जो एनसीईआरटी में दे रखी है। यहाँ से अगर हम लोग एरिया का रेशियो निकालने की कोशिश करें तो क्या आएगा, एरिया ऑफ आयरन डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ कॉपर इक्वल्स यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस ऑफ आयरन। यहाँ से हम लोग वैल्यू डाल सकते हैं, इन दोनों की वैल्यू डाल सकते हैं, यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर और यंग्स मॉडुलस ऑफ आयरन की वैल्यू यहाँ पे उठा के डाल सकते हैं। और एरिया के लिए क्या करेंगे, अगेन सर अगर ये वायर है ऐसा, तो अगर इसे नीचे से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, ऐसा कुछ दिखेगा सर्कुलर सा, ऐसा वायर है कुछ, हम नीचे से देखेंगे सर्कुलर सा दिखेगा, और सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर अगेन पाई आर रेडियस ऑफ आयरन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई रेडियस ऑफ कॉपर का स्क्वायर। यहाँ से लेट से कुछ भी ये दोनों के वैल्यू डाल के जो डिवाइड करके कुछ भी वैल्यू आएगी यहाँ पे। ओके, यहाँ से ये पाई भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा रेडियस ऑफ आयरन की स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ कॉपर की स्क्वायर इक्वल्स टू कुछ वैल्यू आएगी। और यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट कर सकते हैं दोनों तरफ, दोनों तरफ अगर हम लोग स्क्वायर स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या मिलेगा,
रेडियस ऑफ आयरन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ कॉपर, स्क्वायर रूट करेंगे तो यहाँ से ये स्क्वायर हट जाएगा और यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी उसकी स्क्वायर रूट आ जाएगी, तो जो भी वैल्यू है उसकी स्क्वायर रूट आके कुछ नई वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। और ये हमें रेडियस ऑफ आयरन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ कॉपर मिल गया। दोनों को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं इस तरफ, क्योंकि दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाइड किया है। और 2 से मल्टीप्लाइड करने पे ये क्या बन जाएगा, डायमीटर ऑफ आयरन, और ये डायमीटर ऑफ कॉपर, और उसका ही तो रेशियो पूछा था हमें, उसका रेशियो आ जाएगा हमारे पास। ये जो वैल्यू होगी वही तुम्हारा आंसर होगा। आंसर तुम्हारा आ जाएगा ये 1.314 आ जाएगा आंसर। ये क्वेश्चन अच्छा था, काफी कॉन्सेप्चुअल था ये। ओके, ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा 11th। यहाँ पे क्या दे रखा है हमें कि एक स्टील वायर है और इस पे कुछ मास हमने ऐसा जोड़ दिया है, और इसे हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन में, लाइक ऐसे जी लग रही है नीचे की तरफ, ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में कुछ ऐसा हम लोग रोटेट कर रहे हैं इसे, ठीक है, ये हिंजिंग पॉइंट है, यहाँ से रोटेट कर रहे हैं। लेंथ दे रखी है वायर की, मास दे रखा है, एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है। इसके एंगुलर, ये देखो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी हमें दे रखी है, ये कन्वर्ट करना आना चाहिए 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। रिवॉल्यूशन से रेडियन में करने के लिए क्या करेंगे, एक रिवॉल्यूशन में, एक एक रिवॉल्यूशन में पूरा कितना एंगल कवर हो जाता है, 2 पाई, ठीक है, 2 × 2 पाई, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 पाई आ जाएगा, 4 पाई पर सेकेंड। ये हमारे पास आगे रेडियन में वैल्यू एंगुलर वेलोसिटी की, 2 रिवोल्यूशन बॉटम, मतलब ये जो जब ऐसे घुमा रहे थे तो ये जब घुमाकर जब ये बिल्कुल नीचे वाले पॉइंट पर होगा अपना, तब इसकी एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है। इस वायर का अगेन क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है, ठीक है। अगर इसे हम लोग ऐसे नीचे से देखेंगे, कट करके नीचे से देखेंगे तो सर्कुलर दिखेगा, तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है। तो जब मास तुम्हारा लोएस्ट पॉइंट पर होगा तो इसका तुम्हें पूछा है, टेंशन पूछा है ना, इलोंगेशन पूछा है, ये वायर कितना इलोंगेटेड होगा वो पूछा होगा, ठीक है। तो जब ये बिल्कुल नीचे वाले पॉइंट पे होगा तो क्या होगा, इस पे ऐसा कुछ फोर्स लग रहा होगा mg, और इसके ये वायर ऊपर की तरफ टेंशन लगा रही होगी, और दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन क्या बन रही है, t माइनस mg इक्वल्स m ओमेगा स्क्वायर r। ओके, तो यहाँ पर वही लिखा है, टी माइनस एम जी इक्वल्स एम एम ओमेगा स्क्वायर आर। फिर यहाँ पे बस कैलकुलेशन है, ये हम यहाँ पर लेकर आए, एम की वैल्यू डाल दिया 14.5, जी की वैल्यू 9.8 डाल दिया, और यहाँ पे हमने 4 पाई निकाला था कैलकुलेट करके ओमेगा की वैल्यू, तो 4 पाई का स्क्वायर, और ये आर है कि रेडियस की वैल्यू दे रखी है शायद क्वेश्चन में। हाँ, ये जो लेंथ है ना, ये 1 मीटर, ये जो तुम्हारा ये है, ये रेडियस ऑफ रिवॉल्यूशन है, कि 1 मीटर, तो 1 मीटर से मल्टीप्लाई किया हमने, ये कैलकुलेट करने पर हमारे पास टेंशन आ गया पूरा, तो जितना टेंशन लग रहा होगा यहाँ पर, जो टेंशन की वैल्यू आ गई वायर में, कितना टेंशन लग रहा होगा। अब हम लोग, हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में कि इलोंगेट क्या हो रहा है, इलोंगेट के लिए हम लोग अगेन स्ट्रेन की मदद लेंगे। स्ट्रेन होता है जो भी इलोंगेटेड लेंथ होगी, जो कि हमें चाहिए, यही चाहिए हमें, डिवाइडेड बाय जो ओरिजिनल लेंथ होगी, ओरिजिनल लेंथ तो 1 है, और ये इक्वल्स टू क्या होता है, यंग्स मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो हमें स्ट्रेन चाहिए होगा तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस, स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस। और स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, वही लिखा है यहाँ पे, फोर्स, फोर्स अपॉन एरिया लिखा है यहाँ पे, डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस। और यहाँ से एल देखो हटा दी, क्योंकि एल की वैल्यू 1 मीटर है, दे रखा है क्वेश्चन में। और एक्स निकालने के लिए बस हमें बस यहाँ पे फॉर्मूला में वैल्यू डालना है। फोर्स क्या है, टेंशन क्या है, तो ये न्यूटन है, ये डाला हमने, एरिया की वैल्यू निकाल ली, एरिया, एरिया दे रखा क्या क्वेश्चन में, ओके, एरिया दे रखा है, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में दे रखा है, सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा है, तो इसे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻⁴ से मल्टीप्लाई किया हमने, ये एरिया आ गया, और यंग्स मॉडुलस हमने अगेन टेबल से उठा लिया, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास इलोंगेशन की वैल्यू आ गई, ठीक है, इसे अप्रोक्स 2 मीटर 2 मिलीमीटर कह सकते हैं। 12th क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे पास कुछ वाटर है। सबसे पहले तो यहाँ पर शायद करेक्शन होना चाहिए कि 100.5 नहीं होना चाहिए, एक्चुअली 99.5 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है कि तुम्हारे पास कुछ पानी था,
और उससे फिर तुमने उस पे उसके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दिया, तो ये एक्सपैंड तो होगा नहीं, ये थोड़ा सा जो भी होगा, थोड़ा सा इसकी वैल्यू वॉल्यूम कमी होगी, तो 100 से घटकर ये 19.99.5 आ जाएगी। हालांकि इससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर हाँ ठीक है। तो इसने क्या था कि तुम्हारे पास कुछ वाटर था, ठीक है, और इस पे तुमने इतना प्रेशर और लगा दिया, इतना प्रेशर और लगा दिया, तो ये गलत वैल्यू है। ये 99.5 लीटर तुम्हारे पास इसके वॉल्यूम बची। ये थोड़ा एक्सैगरेट करके इसका डायग्राम है, थोड़ा बड़ा ही होगा, थोड़ा सा कम हुआ है बस वॉल्यूम। ठीक है, तो तुमसे क्या पूछा है कि बल्क मॉडुलस पूछा है। ओके, सबसे पहले तो हाँ, तुम्हें बल्क मॉडुलस पूछा और एयर के साथ कंपेयर करना है उसे। तो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला मैंने बताया था चैप्टर के समरी के वक्त, क्या होता है, पी एक्सेस डिवाइडेड बाई माइनस डेल्टा वी बाई वी। और कैलकुलेशन, फॉर कैलकुलेशन से हम क्या करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, मॉडुलस लेंगे, नेगेटिव को इग्नोर करेंगे, ठीक है। तो पी एक्सेस क्या होगा, जितना हमने इस पे एक्सेस प्रेशर लगा दिया, कितना है, 100 एटीएम। एटीएम से हम लोग न्यूटन मीटर पर सेकंड में, पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1.013 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 5, ये आ जाएगा न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। ये एक्सेस प्रेशर हो गया। और चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, 100 लीटर से हमने 19.99.5 कर दिया, तो कितना, 100 माइनस 99.5, 99.5, ये हो जाएगी चेंज इन वॉल्यूम। ये कितना आएगा, 0.5 आएगा यहाँ से, तो ये 0.5 डाला हमने यहाँ पे। और इनिशियल वॉल्यूम क्या थी, इनिशियल वॉल्यूम तो यही थी, 100, 100, ठीक है, ये इनिशियल वॉल्यूम। बस ये कैलकुलेट करके हमारे पास बल्क 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 मॉडुलस ऑफ वाटर आ गया ये। और बल्क बल्क मॉडुलस ऑफ एयर, तो ये तो सबको याद होना चाहिए, 1 multiplied by 10 की पावर 5। What is the density of water at a depth where pressure is this, given that its density at the surface is this? Okay, तुम्हारे पास कुछ पानी है, ठीक है, मान लो कि ये तुम्हारे पास कुछ पानी है, ये बिल्कुल सरफेस पे, कोई एक समुद्र या नदी है, बिल्कुल सरफेस पे कुछ पानी है तुम्हारे पास। और फिर उससे हमने कुछ इसे अराउंड एच मीटर हमने अंदर डाल दिया पानी के, ठीक है। तो यहाँ पर इस पे जो प्रेशर लग रहा है वो 80 एटीएम है। तो अगेन क्या हो रहा है कि हमने प्रेशर बढ़ाया, तो इसका कुछ वॉल्यूम, देखो क्या होगा, यहाँ पर कुछ वॉल्यूम था, ठीक है, और फिर हमने प्रेशर बढ़ा दिया उसके ऊपर। प्रेशर अगर बढ़ाओगे तो इसके वैल्यू, इसका कुछ वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, है ना। और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। मास तो चेंज नहीं होने वाला, मास पे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा प्रेशर के कारण। यहाँ पे जितना मास था इस पानी का, उतना मास यहाँ पर भी होगा, ठीक है। लेकिन हमारा वॉल्यूम, क्योंकि प्रेशर बढ़ा दिया, तो उस पर प्रेशर लग रहा होगा चारों तरफ से, तो उसका वॉल्यूम कुछ डिक्रीज हो जाएगा। तो वॉल्यूम यहाँ पे डिक्रीज हुआ है, तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो डेंसिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि डेंसिटी क्यों बढ़ेगी, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पर डिनोमिनेटर में है, ठीक है। डेंसिटी अगर यहाँ पर बढ़ जाएगा, तो वही तुमसे पूछा है क्वेश्चन में कि जो न्यू डेंसिटी है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो डेंसिटी है वो क्या आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो ऐसा है, यहाँ पर पानी था, यहाँ पर कुछ पानी था, और फिर हमने यहाँ पर डाल दिया कुछ, यहाँ ऐसा ऐसा डेप्थ पे डाला जहाँ पर उसका एटमोस्फेरिक प्रेशर 80 था। ओके, तो फिर से बल्क मॉडुलस का यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला, पी एक्सेस डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ डेल्टा वी बाई वी। यहाँ से डेल्टा वी निकाल लेंगे, कितना आ रहा है, पी एक्सेस बाई वी, डेल्टा वी की वैल्यू डालेंगे। पी एक्सेस कितना होगा, यहाँ पर 1 एटीएम था, 1 एटीएम से हमने क्या किया, 80 एटीएम कर दिया, तो कितना आ गया, 79। 1 एटीएम से 80 एटीएम बढ़ा दिया, तो कितना एक्सेस प्रेशर हो गया, 79 एटीएम मल्टीप्लाइड बाई एटीएम से। अब हमें न्यूटन मीटर पर सेकंड में, न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.01 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 5। और बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर, एक्चुअली यहाँ पे हमने अभी कैलकुलेट भी किया था, देखो यही है, बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर यही है, ये हमने डाल दिया यहाँ पे थोड़ा सा राउंड ऑफ करके। तो हमारे पास क्या आया कि कितना वॉल्यूम में चेंज आया होगा, मतलब अगर यहाँ पर V1 वॉल्यूम है और यहाँ पर V2 है, तो V1 माइनस V2 कितना आया होगा, ठीक है। ये V1 माइनस V2 आ गया ये। अब क्या है कि यहाँ पर डेंसिटी क्या थी, डेंसिटी यहाँ पे दे रखी है तुम्हारी, ओके, यहाँ पर अगर वन एटमोस्फेरिक प्रेशर पे वाटर का डेंसिटी होता है तुम्हारा, ये होता है 1.03 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 3, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास है ऑलरेडी, और डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। तो ये जो मास हमारे पास, ये यहाँ पर जो मास है उसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करने पर यहाँ से यूज ले सकते हैं, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 1। तो ये आ जाएगा, यहाँ पर वॉल्यूम जो यहाँ पर वॉल्यूम थी उसकी उसका वैल्यू आ गया, मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी जो यहाँ पर थी। डेंसिटी यहाँ पर कितनी होती है, 1 एटीएम पे वाटर का डेंसिटी होता है 1.03 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 3, ठीक है। अब फिर हम लोग डेंसिटी यहाँ पे निकालेंगे, यही हमसे
क्वेश्चन ने पूछा कि यहाँ पर डेंसिटी क्या होगा। यहाँ पर डेंसिटी के लिए अगेन मास तो सेम रहेगा, क्योंकि मास तो चेंज होने वाला नहीं है, वॉल्यूम सब चेंज होगा। मास अगेन सेम डिवाइडेड बाई वॉल्यूम 2। यहाँ पर जो न्यू वॉल्यूम है वो, ठीक है, यहाँ से वॉल्यूम 2 की वैल्यू आ गई हमारे पास मास डिवाइडेड बाई रो 2। फिर हमने ये V1 माइनस V2 निकाल लिया, ये डेल्टा V, तो V1 माइनस V2 ये आ गया हमारे पास। V1 माइनस V2 यहाँ पर ये वाला डाल दिया दोनों वैल्यू यहाँ पे, यहाँ से मास कॉमन लिया, रो 1 यहाँ से बस कैलकुलेशन है, मास की वैल्यू डाल देंगे हम लोग। शायद यहाँ पर हम लोग यहाँ पर 1 वॉल्यूम ऑफ वाटर लेके 1 लीटर ऑफ वाटर लेके यहाँ पर कैलकुलेशन किया हमने। तो यहाँ पर जो V1 इसे हमने एज्यूम किया, क्वेश्चन में तो दे नहीं रखा, तो ये V1 हमने एज्यूम किया कि 1 लीटर था, ठीक है, तो उससे मास की वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगी, फिर यहाँ पर कैलकुलेशन हो पाएगा। हाँ, तो हम यहाँ पे एज्यूम किया कि ये जो V1 था ये 1 लीटर था, क्योंकि क्वेश्चन में तो दे नहीं रखा शायद, क्वेश्चन में दे नहीं रखा ये, ठीक है। तो बस ये मास की वैल्यू हमने 1 डाली, तो बस ये कैलकुलेशन है, बस ये रो 2 माइनस रो 1 डिवाइडेड बाई रो 1 मल्टीप्लाइड बाई रो 2, ये कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास, न्यू डेंसिटी आ गई। कंप्यूट द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ ग्लास स्लैब व्हेन सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिक प्रेशर ऑफ, ओके ये तो इजी है। आगे तुम्हें बल्क मॉडुलस वाला यूज करना है। फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम पूछने से पहले क्या क्या दे रखा है कि हाइड्रोलिक प्रेशर तुम्हारे पास एक्सेस प्रेशर कितना दे रखा है, 10 atm, तो 10 atm दे रखा है। तो तुम्हें उससे क्या करना है कि इसे तुम्हें न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, एटीएम से पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए तुम्हें इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो तुम्हारे पास वैल्यू आ जाएगी, प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी पास्कल में। और बल्क मॉडुलस, ग्लास का बल्क मॉडुलस तुम्हें अगेन निकाल वहां से टेबल से उठाना पड़ेगा, ये है तुम्हारी वैल्यू ग्लास की बल्क मॉडुलस की। और फिर क्या होता है बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, पी एक्सेस अपॉन डेल्टा वी बाई वी। और हमें यही पूछा, फ्रैक्शनल चेंज पूछा। फ्रैक्शनल चेंज क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, हमने यही पूछा। ये निकालने के लिए क्या होगा, पी एक्सेस डिवाइडेड बाय बल्क मॉडुलस, ये के एक्चुअली बल्क मॉडुलस है, ये यहाँ पे के से रिप्रेजेंट करा, ये बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और पी एक्सेस हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है 10 है, इसे हमने पास्कल में कन्वर्ट कर लिया था, ठीक है। और बल्क मॉडुलस ये वाला डालेंगे यहाँ पे, ये कैलकुलेट करके हमारे पास फ्रैक्शनल चेंज आ जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द वॉल्यूम कंट्रैक्शन ऑफ अ सॉलिड कॉपर ट्यूब 10 सेंटीमीटर ऑन एन एच, डायमेंशन दे रखा है। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, ये एक कॉपर क्यूब है, इसकी लेंथ है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, इसके ऊपर हमने कुछ प्रेशर डाला है 7 मल्टीप्लाइड बाई 10⁶ प्रेशर डाल दिया हमने इसके ऊपर। और तुमसे पूछा है कि वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन कितना होगा, तो अगेन बल्क मॉडुलस, ये वाला फॉर्मूला, बल्क मॉडुलस इक्वल्स टू एक्सेस प्रेशर डिवाइडेड बाय चेंज इन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पी एक्सेस बाय बल्क, यहाँ पर लिख लेता हूँ, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम इक्वल्स पी एक्सेस अपॉन बल्क मॉडुलस। यहाँ पे तुमसे पूछा है कि कितना कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब तुमसे ये वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन पूछा है, तुम्हें ये भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन क्या आ जाएगा, पी एक्स मल्टीप्लाइड बाई ओरिजिनल वॉल्यूम डिवाइडेड बाई बल्क मॉडुलस, ये आ गया तुम्हारे पास वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन। बस वैल्यू डालनी है सारी। पी एक्सेस कितना है, ये है तुम्हारा पी एक्सेस, ये डालोगे यहाँ पे, ठीक है। और वॉल्यूम डालोगे कितना, 10 सेंटीमीटर तुम्हारा एक एच का है, तो अगर तुम्हें इसकी वॉल्यूम निकालनी है तो क्या करोगे, क्यूब करोगे इसका, अराउंड 1000 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। फिर उसे मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करोगे, वो वॉल्यूम आ जाएगा। और बल्क मॉडुलस अगेन अगेन तुम्हें कॉपर का बल्क मॉडुलस टेबल से उठाना पड़ेगा, यहाँ पे बल्क मॉडुलस डालोगे, आंसर आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। ये देखो आंसर तुम्हारा ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ओके ये भी सिमिलर सा ही क्वेश्चन है, चेंज टू कंप्रेस्ड बाई। तो एक तुम्हारे पास 1 लीटर वाटर है और तुमसे पूछा है कि इस पे कितना प्रेशर लगाना चाहिए ताकि इसका वॉल्यूम 0.1% से डिक्रीज हो जाए। 0.1 से डिक्रीज होने के लिए मतलब क्या है कि इसका फ्रैक्शनल चेंज दे रखा है, फ्रैक्शनल चेंज हमारे पास ये है 0.1%, मतलब ये 10⁻³ हमारे पास फ्रैक्शनल चेंज आ गया। अगेन सेम फॉर्मूला, बल्क मॉडुलस डिवाइडेड बाई एक्सेस प्रेशर, ये हमें निकालना है, ठीक है, डिवाइडेड बाई चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, ये हमें दे रखा है और ये हमें टेबल से उठाना है, ठीक है, और ये निकालना है। बस सेम, ये के नहीं यहाँ पे बी लिख लो, चलो तो तुम्हें बस यहाँ पे कैलकुलेशन करना है और यहाँ से आंसर
आ जाएगा तुम्हारा 2.2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁶ पास्कल। तो यहाँ से हमारा एक्सरसाइज खत्म हो गया सारा। होप करता हूँ सारे क्वेश्चन तुम्हें समझ में आए होंगे अच्छे से। देखो इस चैप्टर में ज्यादा कुछ है नहीं, बस तुम्हें ये दो फॉर्मूले अच्छे से ध्यान रखने हैं। एक तो क्या था, यंग्स मॉडुलस क्या होता है तुम्हारा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स, फोर्स अप्लाइड ऑन सरफेस डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑन विच द फोर्स वाज अप्लाइड। ठीक है, एक फॉर्मूला ये हो गया। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ओके, और बल्क मॉडुलस क्या होता है, एक्सेस प्रेशर डिवाइडेड बाय चेंज इन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, यही सारे है, बस और कुछ है ही नहीं। और एक तुम्हारा जो वो था कि स्प्रिंग की तरह बिहेव करता है स्ट्रेच वायर, एफ इक्वल्स टू के एक्स, और के की वैल्यू क्या आ जाती है, यंग्स मॉडुलस मल्टीप्लाइड बाय एरिया डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, ये 5 फॉर्मूला है बस। ये सारे को तो, ये 3 को तो एक में ही क्लब कर सकते हो तुम। देखोगे तो मेजर 3 ही, तो ये भी लाइक इससे डिराइव हो जाता है। 2 ही है मतलब, देखो तो एक ये है तुम्हारा और एक ये है। अगर ये दोनों भी ध्यान से रख लोगे, समझ लोगे कैसे यूज करते हो। इतने 16 क्वेश्चन में ऑलमोस्ट सब में यूज करा है ये वाला क्वेश्चन। अगर तुमने ये 16 क्वेश्चन भी समझ लिए होगा अच्छे से, सबसे किसमें कैसे कैसे यूज हुआ, तो तुमसे सारे क्वेश्चन बन जाने चाहिए। थैंक यू।